दौरान रहमत में आज हमारी मेहमान हैं मोमो यानी हिना दिलपजीर साहिबा। हिना जी, आप बड़ी गहरी शख्सियत की मालिक हैं, फ़नकारा तो आप बहुत बड़ी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी? मुझे वो कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा। आप कोई बात कर रही थी आजकल के जो कौन आगे चलकर कामयाब होगा, या आजकल उनको कैसा प्रोफेशनल रवैया अख्तियार करना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि ना अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है। जब लोग हमारे सामने काम करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो उसको मान लेना चाहिए। नहीं मानेंगे तो आप आ जाएंगे एक अजीब से फेर में। कहने का मतलब ये था कि इज्जत दीजिए ताकि इज्जत मिले। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल माशाल्लाह तमाम लड़कियां बहुत ज़बरदस्त काम कर रही, मेहनत कर रही हैं। इनमें से हानिया, इकरा और एमन, इन तीनों को आप क्या कहना चाहेंगी? तीनों बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। आपको कौन ज़्यादा मुतासिर कर पाई अपनी परफॉर्मेंस से? हानिया, इकरा और एमन। अच्छा, एमन के साथ तो मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे एमन की बहुत अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग भी और उसके एक्सप्रेशंस भी बहुत लगते हैं। और हानिया के साथ मैंने एक्टिंग नहीं की, मगर वो बहुत प्यारी सी है। और इकरा की एक्टिंग मैंने देखी है। इकरा की एक्टिंग बहुत जमी हुई एक्टिंग है, अच्छी एक्टिंग करती है इकरा। हाँ, इकरा, देख लीजिए, ये अल्फाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, कि वो कह रही हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत मंझी हुई परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आती है। आप एक मंझी परफॉर्मर के तौर पर हाँ। जो है वो हिना जी के दिल पर अपने जो है असरात मुरतब कर चुकी हैं पॉजिटिव में। हाँ। अच्छा हिना जी, बड़ा एक सादा सा बहुत आम सा सवाल, किस एक्ट्रेस के अंदर आप हिना दिलपजीर जैसी कुछ खसूसियात देखती हैं? मैंने तो हिना दिलपजीर के अंदर भी हिना दिलपजीर जैसी खुसूसियात नहीं देखी। ये आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। नहीं कोई ऐसी, क्योंकि आप एक वर्सटाइल फनकारा हैं। आपने माशाल्लाह इतने किरदार इतने नेचुरल तरीके से निभाए जो आसान नहीं है, और मुझे लगता है कभी कभी कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम आ जाएगा अगर आप कुछ और किरदार आपने निभाए फ्यूचर में। तो ये मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी आजकल की जितनी भी परफॉर्मर्स हैं, किसके अंदर आपको ऐसे गट्स नज़र आते हैं कि जो इस तरह के किरदार निभाने की सलाहियत रखती है? जो आजकल की लड़कियाँ हैं, मेरे ख्याल से बहुत, दे आर वेरी टैलेंटेड। हम खुश नसीब यूँ थे कि हमें स्क्रिप्ट अच्छे मिल गए, तो जिसके हिस्से में भी आएगा और जब उनको मौका मिलेगा तो ये बात तो तभी साबित हो सकती है कि, और मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं, यू नो, वो एक बात है ना, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, तुमसे बेहतर, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये तो दुनिया का उसूल है, ये तो बदलता ही जाता है। मैं आई एम नॉट दी ओनली वन एंड ओनली कि मैं ही कर सकती हूँ, नहीं, किसी को भी मौका मिलेगा, किसी को भी जब वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो शायद मुझसे बहुत बेहतर कर जाए। लेकिन किसी के अंदर ऐसी मैच्योरिटी नज़र आती है आपको कि जो ऐसे किरदार निभाने की सलाहियत रखती है, इस तरह का टैलेंट? देखिए, मौका मिलने की बात है। जब उनको कोई मौका मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म करेंगे, तभी तो हमें ये कहने का, ये मवाजना करने का मौका मिलेगा कि हाँ ये है या ये नहीं। अभी ऐसा कोई किरदार किसी के लिए लिखा भी नहीं जा रहा। हाँ, किया था, कर रहे हैं, जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, तो यकीनन अगर ये वाला मौका मिलेगा तो मुझसे बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा, आपने एक पूरी फैमिली की तरह काम किया है बुलबुले की टीम के साथ। हाँ। तो वो क्या ऑफ द स्क्रीन भी आप लोगों का वही एक फैमिली बॉन्ड डेवलप हो चुका है? अल्लाह का शुक्र है। आयशा उमर के साथ, महमूद साहब के साथ, नबील के साथ, चारों लोग वो फैमिली है। और उसमें ये नहीं कि बहुत गुडी गुडी हैं सब, मूड भी ख़राब होते हैं, लड़ते भी हैं, मगर इस एक्सट्रीम पे जाके नहीं, जैसे कि एक ख़ानदान में अनबन हो जाती है और फिर ठीक हो जाती है, इसी तरह की मोहब्बत बुलबुले के सेट पर भी है। कभी हिना जी हुआ किसी एक ड्रामे में या किसी एक ऐसे सीन में जहाँ आपको महसूस हुआ हो कि भाई ये जुमले मेरे थे, ये पंच लाइन मेरी थी और ये मुझसे हटा दी गई, तो कभी ऐसा किसी प्ले में हुआ? छोड़ो, ये सब आखिरी बात है कि ये पंच लाइन मेरी थी, मैंने नहीं बोली, इसी में तो फंस गए, इसी में तो फंस के टांग गिर जाती है गटर के अंदर कि ये मेरी थी या वो जी। आपको क्या पता
कि कौन से जगह, कौन से नुक्ते पे अल्लाह आपको कौन सी समझ दे दे और आप क्या कर जाएं। और आप लोगों में अपने आप को मनवा लें। जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी हो, जैसे कहते हैं कि वतइज़्ज़ो मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ, बेशक जिसको वो ज़ात इज़्ज़त दे उसको कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, और जिसको वो ज़िल्लत दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। हिना जी, आप इतने हिलेरियस किस्म के किरदार अदा करती हैं पर्दा स्क्रीन पर, बट पर्सनल लाइफ में आप एक बहुत कम गो पर्सनालिटी हैं। ये तज़ाद क्यों? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो मुझे भी महसूस होता है, और जिसके सहारे मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय कर सकती हूँ। देखिए, इस तरह का शो है जिसमें आप मुझसे बैठी हुई गुफ्तगू कर रही हैं, इसमें मैं आपको वही जवाबात दूंगी जो आप मुझसे पूछ रही हैं। वो जो ह्यूमर मैं एंजॉय करती हूँ या मेरे घर वाले एंजॉय करते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तज़ाद है। ऑफ कोर्स हर कॉमेडी करने वाला, मुझे तो उलझन होती है इस बात से, अगर मैं किसी को देखूं कि ये कॉमेडी स्क्रीन पे हो रही थी, अब स्क्रीन हट गया तो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे स्क्रीन पे। ज़्यादा वो लगती है बात के मुश्किल लगती है, ये मुझे मुश्किल। अच्छा, बिल्कुल। हमारे पास लास्ट मिनट है, जाने से पहले आप कुछ तमाम देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगी इस माह मुबारक के हवाले से, और आप हमारी मेहमान माज जी की और WB बाय हिमानी की, इनके गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे। आपका कोई भी प्यारा सा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें। आपका बहुत शुक्रिया, आज TV का बहुत शुक्रिया। रीमा, तुमसे तो 1 to 1 बात करने में मुझे बहुत हमेशा से अच्छा लगा है। थैंक यू। गिफ्ट जिन्होंने दिए उनका बेहद शुक्रिया। आप सब लोग जो देख रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं। जो मैसेज देने को कहा जाता है वो ये है कि जो हालात हम पर गुजर रहे हैं, कौन सा कैमरा कहीं भी देख लूं जी, ये आपका कैमरा। जो हालात जिनमें से पूरी दुनिया गुजर रही है, इसमें इस वक्त ज़रूरी बात ये है, ये छोड़ दीजिए कि क्या हो रहा, किसने किया, क्यों हो गया, छोड़ दीजिए। इस वक्त अपनी जो आपकी बॉडी की रेडिएशन है उसको संभालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एंग्जाइटी में होंगे तो आपसे जुड़े हुए आसपास लोग हैं वो खामखा एंग्जाइटी में जाएंगे। तो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है, अपनी कैफियत को सुकून में रखें। ये बड़ा प्यारा महीना है, इसकी बरकतों से अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल करे और हमारी वो जायज़ मुरादें और हमारी सुकून की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। बहुत प्यारी बात की जी। बिल्कुल, इस पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान अली वारिस मेरे साथ होंगे। और जैसे हिना जी ने कहा कि अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के हवाले से हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक क्यास फैला हुआ है, एक अफरा तफरी है, एक डर है, एक खौफ है। उसी हवाले से हमारी इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, उनमें से कुछ डॉक्टर्स को हमने रिक्वेस्ट की वो इकट्ठे हुए ताकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है उसके बारे में जान सकें, और ये वाकई क्या इतनी ख़तरनाक वबा है जितनी बताई जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो हमारे लोग उसको उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे। कितनी सदाकत है और कितना झूठ है, इस हवाले से हम जानेंगे अपने डॉक्टर से। आज हम कोरोना वायरस के हवाले से सुनी जाने वाली 2 टर्मिनोलॉजीज़, जिनमें से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वो हम सब लोगों को मालूम है, मगर डिटेल जानेंगे हम अपने डॉक्टर से। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं आगा खान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आदिल हैदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमाल नासिर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ स्काइप पर होंगे सीनियर सहाफ़ी मुबशर जैदी साहब। उनका एनालिसिस भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उस हवाले से बताएंगे। मुबशर जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आवाज़ मुबशर जैदी साहब की थोड़ी सी ज़रा लाउड करवा दीजिए। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आप बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र।
मुबशिर साहब, जैसे कि आपको भी मालूम है और जितने हमारे डॉक्टर्स हैं इस वक्त पैनल पर, उन सबको मालूम है कि इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की क्या सूरत हाल है। 2 लाख से ज़ायद लोग अमवात का शिकार हो चुके हैं और अमेरिका के अंदर जिस तेज़ी से इसने तबाही फैलाई है वो किसी से पोशीदा नहीं। यूरोप के अंदर भी, ख़ास तौर पर इटली और स्पेन के अंदर जो सूरत हाल रही है वो भी हम सब के सामने है, और इसके साथ साथ यूके के अंदर भी आपको मालूम है। लेकिन मेरा पहला जो सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे, कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जो यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के अंदर नज़र आ रही है। इसकी क्या ख़ास वजह है? जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वायरस जो है कमज़ोर है या कोई ऐसी चीज़ है, हमें कोई ख़ास इम्यूनिटी है, इसकी ये वजह नहीं है। इसकी एक्चुअली वजह मेरे ख़्याल से ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट ने और साइंटिस्ट ने मिल के एक्चुअली पहले स्टेप्स लिए। देखिए, एज सून एज पाकिस्तान में पहला केस जो था, जब आया था लेट फरवरी में, वो केस रात को आखिर में ही दाखिल हुआ था और सुबह स्कूल की छुट्टी कर दी गई। यानी कि पहला केस पहुंचा है और हमने इमीडिएटली जो एक्शन लिया है। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो लॉकडाउन हुआ है, ये उसकी वजह से ये इतनी देरी से नहीं बढ़ा है। इस वक्त हम देखें 17-18 हज़ार केसेस के करीब पहुंच गए हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है अगर हम इमीडिएटली ये लॉकडाउन उसके पहले केस के दिन पे नहीं करते। तो ये वजह है मेरे हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वायरस है वो हम में इतना ज़्यादा शदीद तरह से नहीं आ रहा है, नहीं, बिल्कुल शदीद तरह से आ रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स को और दूसरी चीज़ों को टाइम मिल गया कुछ प्रेपरेशंस करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं, आपने सुना होगा कि चाइना में शुरू में मरीज़ दाखिल हो रहे थे, उसमें से अगर एक मरीज़ ब्रीदिंग मशीन पे चला जाए, वेंटिलेटर पे चला जाए, उसमें से अगर आप 100 मरीज़ों में से 90 मरीज़ मर रहे थे। फिर आपने देखा कि उसमें जब अमेरिका में लोगों ने किया तो अबाउट 100 में से 50 के करीब जो लोग नहीं बच सक रहे थे वेंटिलेटर के बावजूद। अब हम कराची में ये देख रहे हैं, हम अपने अस्पताल में देख रहे हैं, बाकी डाओ, इंडस वगैरह दूसरे अस्पताल में देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी लोग जो वेंटिलेटर पर हैं वो उतर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है ना दूसरे लोगों से कि किस तरह से हमने ये काम करने हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आई थिंक छोटा आंसर ये है कि हमें ना थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल गया था और उसका हमने ये फ़ायदा उठाया है, और हमें लाजमी है कि हम जो हमने फ़ायदा लिया है उसके साथ आगे चलते रहें, और अब ये ना करें कि जितना हमने एडवांस किया उसको खो दें। वी नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि वी नीड टू नॉट मेक अ मिस्टेक नाउ, से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं मज़ीद डिटेल आपसे पूछूंगी। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ हुकूमतों ने, कुछ डॉक्टर्स और साइंसदान ने ये कहा है कि जिन लोगों का एंटीबॉडी पॉजिटिव है उनको बाहर निकलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनको इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ा सा ये मेरे छोटे भाई हैं कि मैं थोड़ी सी बात को कुछ कहना चाहता हूँ इस हवाले से कि सिर्फ लॉकडाउन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। दुनिया ने जो स्टडी की है ना वायरस के ऊपर, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में अताउर रहमान साहब हैं, उनके वालिद साहब का एक इंस्टीट्यूट है जमीलुर रहमान इंस्टीट्यूट, जो कि कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उन्होंने उसकी मॉलिक्यूलर स्टडी की और ये देखा कि उसके कोई 30,000 मॉलिक्यूल थे। पता चला कि जो एक वायरस हमारे मुल्क में आया, ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मैं अताउर रहमान साहब जो बहुत बड़े माशाल्लाह एक साइंटिस्ट हैं, उनकी ज़बानी बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि ये कोई 9 जगह से इसकी म्यूटेशन हो चुकी थी। फिर दूसरा, फिर आपने पढ़ा होगा कि देखें कि उस दिन जब होम सिक्योरिटी लैंड के जो एडवाइज़र थे मिस्टर विलियम ब्रायन, जिन्होंने ट्रंप के सामने खड़े होकर ये कहा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये चीज़ें भी फैक्टर प्ले कर रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। ज़ाहिर है अमेरिका का सदर है, कोई एक आम मुल्क का सदर नहीं है, और वो भी अपनी ब्रीफिंग जब देते हैं, जब वो सारे अपने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट को इकट्ठा करके उसके बाद वो सारी उनकी ओपिनियन लेके फिर दुनिया को बताते हैं, तो उन्होंने भी ये साबित किया कि हाँ इसका फ़र्क है। फिर इवन इन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर 2 स्टूडेंट ने रिसर्च की, डॉक्टर्स ने, तो उन्होंने अमेरिका को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक वो रियासतें थी जो साउथ में थी, एक वो रियासतें थी जो नॉर्थ में थी। जो साउथ की रियासतें थी, मिसाल के तौर पे टेक्सास, एरिज़ोना और ये इस तरह की, और उसके मुकाबले में जो नॉर्थ की रियासतें थी लाइक आपका कैलिफोर्निया, वाशिंगटन एंड न्यूयॉर्क, उन्होंने वहाँ भी स्टडी किया कि टेम्परेचर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। इसी तरह चाइना में 100 उनके जो शहर थे जिनमें 40 से ज़्यादा जहाँ डेंगू की बीमारी फैली थी और उनमें 40 से ज़्यादा लोग मरे थे, उन्होंने भी वहाँ जब स्टडी किया तो एक तो फैक्टर ये हुआ। दूसरा, आजकल अमेरिका में
उन्होंने एक रिसर्च शुरू किया है कि जो बीटा बी वैक्सीनेशन टीबी की है ना, ये वैक्सीनेशन जो हमारे मुल्क में पूरे बल्कि सार्क में आप देखें, अगर 2.25 अरब की आबादी है सार्क की, तो अभी तक जो मुतासिर होने वाले लोग हैं वो ज़्यादा 50-60 हज़ार हैं और कोई डेथ रेट नहीं है। तो इस पर भी रिसर्च हो रही है कि ये जो हमारी टीबी की एंटीबॉडी जो बचपन में हिफाजती टीके लगा रहे हैं, होता ये है कि जब कोई वायरस जिस्म के अंदर जाता है तो एक स्टडी हुई है कि 2 तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एक ख़ास उस वायरस के ख़िलाफ़ जो बन रही है और ये सारे नुकसानगात कर रही है, और कुछ खुशकिस्मती से इस पर भी रिसर्च हो रही है कि ये जो टीबी की एंटीबॉडी है किसी तरह ये उस वायरस को भी उसकी जो नॉन स्पेसिफिक जगहें हैं उनको अपना पुराना दुश्मन समझ के उन पे साथ चिपक रही है जाके, और ये उस वजह से उस वायरस को थोड़ा सा कमज़ोर कर रही है। तो इस वक्त अमेरिका में उन्होंने BCG वैक्सीनेशन पे भी काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो तमाम ममालिक जैसे जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, सार्क कंट्रीज़, जहाँ अच्छा एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट शामिल हुआ वो मलेरिया का था। जहाँ जहाँ देखें आप, अफ्रीका में देखें अभी भी तादाद मुश्किल से 25,000 नहीं हो रही उनके सारे ममालिक के मिला के। तो जहाँ जहाँ ये मलेरिया, अभी इस पर स्टडी हो रही है, जो मैं बातें कर रहा हूँ कोई ज़रूरी, लेकिन स्टडी हो रही है कि हाँ भाई कि जहाँ जहाँ मलेरिया मौजूद था हमारे सार्क में था, वहाँ भी तादाद कम है। इसलिए पहला मैसेज तो मेरा ये है कि आप खुदा के वास्ते इससे खौफ ज़दा ना हो। मैं आज आने से पहले आपके इस प्रोग्राम में कब्रिस्तानों का डाटा लेके आया, मैंने अपने बंदे भेजे और पता कराया कि आप देखें कल एक टीवी पे प्रोग्राम हुआ था कि H11 के कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अभी तक एक भी कोरोना का मरीज़ जो डेड बॉडी नहीं आई। इसके बाद उन प्रोग्राम में उनसे गोरखनों से बात की गई कि भाई कोई तादाद में इजाफा, उन्होंने कहा तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मैंने पिंडी के 2-3 कब्रिस्तानों का पता कराया तो तादाद नहीं हुआ। हम मान लेते हैं कि हम बहुत फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की, लेकिन अगर ऐसा भी है तो कब्रिस्तानों तो भरना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है ये इतना ख़तरनाक वायरस हमारे मुल्क में, इवन पूरी सार्क कंट्रीज़ में, इवन आपके जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब। अब लॉकडाउन की लोग बात करते हैं, इतना सख्त लॉकडाउन सऊदी अरब, दुबई और इन सब ने किया, लेकिन उसके बावजूद उनका जो रेट है हमसे बहुत ज़्यादा है। फिर आप दुनिया में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई, स्वीडन एक अजीब सा मुल्क है, हालांकि वो यूरोप के मुल्कों में आता है, उसने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की, उसने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने स्कूल के बच्चों को भी भेजा, उन्होंने रेस्टोरेंट को भी खोला। हाँ, सोशल डिस्टेंसेस ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने ये सारे काम कराए, सोशल डिस्टेंसेस भी कराए, स्कूलों को भी खुला रहने दिया, रेस्टोरेंट को रहने दिया, बिज़नेस चलता रहा। उन्होंने एक हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट दिया। और आप देखें इंटरेस्टिंग फिगर कि आज स्वीडन में 21,000 लोग जो है वो बीमार हुए और 2,600 की डेथ हुई, जबकि उसके मुकाबले में आप अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड को देख लें कि वहाँ लाखों की तादाद में लॉकडाउन के बावजूद लोग मतलब है कि इस वायरस का शिकार हुए और उनकी डेथ की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें अब थोड़ा सा लोगों को लॉकडाउन से खोल के स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लाना पड़ेगा। हमारे अंदर थोड़ी सी हर्ड इम्यूनिटी जो है लोगों को पैदा करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आपकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप इस फेवर में हैं कि हमें इम्यूनिटी पासपोर्ट जिन लोगों का हो, स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, उनको बाहर जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उसकी वजह ये है, अब हमारे डॉक्टर, आप देखें एक डॉक्टर के ऊपर, एक नर्स के ऊपर, एक सफाई करने वाले के ऊपर डेली खर्चा आ रहा है ना किटों का, जो कोरोना के साथ डील कर रहे हैं, वो 5 से 10 हज़ार रुपये आ रहा है। अब अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कर लेते हैं और जबकि वो एंटीबॉडी जिसे FDA ने अब अप्रूव कर दिया है, यानी एक तो होता है ना कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है दुनिया की, उसने इस एंटीबॉडी को अप्रूव कर दिया। अगर किसी के अंदर ये एंटीबॉडी IgG आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसको आप वायरस के अंदर भी भेज देना, बगैर कपड़े, मतलब बगैर मास्क के, बगैर किसी चीज़ के, उसको कुछ नहीं कहना, वो इम्यून हो चुका है। उसको जो आप पासपोर्ट की बात करिए 100% ठीक है, उसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो जो डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा है मरीज़ का, उसको हौसला होगा कि मेरे अंदर इम्यूनिटी है। सेकंड, आप ये देखें ना, आप कितने अरबों करोड़ों रुपये बचा सकते हैं इस तरह इन सिंपल, और ये टेस्ट कोई महंगा नहीं है। एक cc ब्लड का आपने खून लेना है, एक कतरा खून लेना है, आधे घंटे में आपका रिज़ल्ट आ जाना है और बंदा कितना रिलैक्स हो जाएगा कि यार मेरे अंदर तो इम्यूनिटी होगी। यार दुनिया में ये हो रहा है, जर्मनी, आपका इंग्लैंड, आपका ये इटली, तो आस्ता आस्ता ये ममालिक हैं इस चीज़ पे आ रहे हैं कि अब जिनकी इम्यूनिटी पासवर्ड इनको मिल चुका है उनको बाहर आना चाहिए। जी डॉक्टर जमाल नासिर साहब, बिल्कुल मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। जैसे कि आपको मालूम है कि
पाकिस्तान में अभी तक 1,90,000 के करीब टेस्ट हुए हैं, इससे ज़्यादा भी टेस्ट भी नहीं हुए, इसलिए हमें नहीं मालूम कितने लोग इस वायरस का शिकार हैं और कितने नहीं, जबकि इसके मुकाबले में UAE और सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा तादाद में टेस्ट हुए हैं। मगर मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी मुबशिर जैदी साहब को। जी मुबशिर साहब बताइए, जैसे कि आपको मालूम है कि ये वायरस जो है वो रोज़ाना पाकिस्तान के अंदर अब लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लॉकडाउन में कोई नरमी की वजह से ये वायरस बढ़ रहा है या इसमें मज़ीद सख्ती करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? जी रीमा, मेरे ख्याल में तो लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए। और हम जहां देख रहे हैं डॉक्टर जमाल नासिर की मैंने बात सुनी, मगर उन्होंने तिब के अलावा कब्रिस्तान से लेके और पता नहीं लॉकडाउन के ऊपर ज़्यादा बात कर ली। देखिए, बात यह है कि किसी भी बहरान जब आता है, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड बहरान है, इस तरह की मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसने इस तरह की वबा कभी नहीं देखी। पेंडेमिक है, और जो WHO कह रहा है बार बार, वो आज भी मुतनब्बे कर रहा है कि जो लॉकडाउन उठा रहा है उसको ये याद रखना चाहिए कि वायरस अभी भी मौजूद है। तो स्मार्ट लॉकडाउन, हम प्रॉपर सादा लॉकडाउन कर नहीं सकते, बातें हम करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की। तो थोड़ा सा देखिए, जिस तरह से हुकूमतों ने हमारे इस चीज़ को डील किया है, मेरे ख्याल में जैसे आपके साथ जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब पहला पेशेंट आया तो तब से प्रिकॉशंस ले लिए गए, लॉकडाउन अनाउंस हो गए, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक कमी आई है। मगर ये कमी जाहिर है, आपने देखा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान का हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फेक्शंस आया है और हाईएस्ट रेट ऑफ डेथ आया है। इसका मतलब है जो लॉकडाउन में नरमी की गई है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा, बारहा लोगों को ये हमें बावर कराना होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करें, वो बाकी जो एहतियाती तदाबीर लेनी है उसकी पाबंदी करें। जहाँ तक रमज़ान या ईद की बात है, रमज़ान में तो वैसे भी ज़्यादातर लोग घर पे ही होते हैं, घर बैठिए। ईद की जहाँ तक, अगर एक साल ईद की शॉपिंग नहीं होगी तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ईद जो है वो जाहिर है सब लोग अपने घरों में भी मना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। देखिए, जिन की इन्होंने बात की, ट्रम्प की बात कर ली, या सब ने क्या किया, या UK की बात कर ली, इन्होंने स्वीडन की भी बात की। स्वीडन में जो है लॉकडाउन नहीं किया गया तो वो 2,500 हो गए ना वहाँ कैजुअलिटीज। तो कैसे हुई वो? अब स्वीडन को उन पे तनकीद आ रही है कि उन्होंने क्यों किया ये ओपन, उन्होंने लॉकडाउन क्यों नहीं किया। तो हम खुशकिस्मत हैं कि अभी तक हमारी जो अमवात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई हैं, हमारे केसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस लॉकडाउन को जारी रहना चाहिए, कम से कम टिल ईद या इस महीने के आखिर तक। आगे जा कर के फिर इसको रिव्यू करना चाहिए। और बिल्कुल रिसर्च, देखिए रिसर्च तो डॉक्टर अताउर रहमान कर रहे हों या अमेरिका में हो रही हो, हर जगह पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। तो कह देना कि डॉक्टर अताउर रहमान ने कोई ऐसी इनकलाबी चीज़ कर दी, इट्स नॉट दैट वे। चाइनीज़ या वेस्ट हमसे बहुत आगे हैं इन चीज़ों के अंदर। तो हमें देखना होगा कि हम किस हद तक अपनी आबादी को, पाकिस्तानियों को बचा सकते हैं इस वबा से। और मेरे ख्याल में लॉकडाउन और जो ये पाबंदियां हैं, इनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि आप इस वबा को कंटेन करें। जी बहुत शुक्रिया। हमारी कोरोना वायरस के हवाले से जो आगही मिल रही है, इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे एक छोटे से, वापस आएंगे तो डॉक्टर हैदर से पूछेंगे कि वो उनके क्या ख्यालात हैं। डॉक्टर आदिल के साथ मिलते हैं या उनसे मुख्तलिफ ख्यालात के मालिक हैं। ये छोटा सा ब्रेक। बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। कराची स्टूडियो में हमारे साथ हैं आगा खान मेडिकल कॉलेज डीन के डॉक्टर आदिल हैदर साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं डॉक्टर जमाल नासिर, और हमारे सीनियर सहाफ़ी मुबशिर जैदी साहब भी स्काइप पर हमारे साथ हैं। जी फरहान, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी, मैं सवाल बड़ा अहम करना चाहता डॉक्टर आदिल हैदर साहब से। और
सुन रहे हैं इस पर गौर फरमाइएगा, जब भी आपको मौका मिले इसमें बोलिएगा ज़रूर कि हमारे यहाँ डॉक्टर आदिल साहब होता ये है कि हम जब लोगों से कहते हैं अक्सर कि एहतियात करें, तो ये मैं लोगों की ओपिनियन बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं, वही कहते हैं कि देखिए जो लोग हाइजेनिक ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी पाक साफ़ गिलास में पानी पी रहे हैं, पाक साफ़ बर्तन में खाना खा रहे हैं, तो उनको अगर ज़रा सी भी गंदगी मिल जाएगी तो उनकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है, वो ये कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत मजबूत है। उसकी वजह ये लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ लोग कहते हैं कि जी हम तो ठेले पे बैठ के छोले भी खा लेते हैं, उसी प्लेट में धो लेते हैं, नज़ला खांसी सबकी तो हमें आदत हो चुकी है। अब ये तो उनको इफ़ेक्ट करता है जो हाइजेनिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर इन्हीं लोगों का कहना है जो लोग हमें यहाँ कहते हैं कि वेस्ट में मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि वेस्ट में सारे ही लोग जो है वो शराब पीते हैं या हराम खाते हैं, ऐसा नहीं है। जो मुसलमान हैं वो हलाल नहीं खाते हैं, लेकिन ये मैं लोगों की ओपिनियन बोल रहा हूँ, इस पर आप रोशनी डालिएगा सारे साहिबान। वो कहते हैं वो हराम चीज़ें जो इस्लाम में मना है इससे इंसान को नुकसान होता है, जो हराम में इस्लाम में हलाल है उससे इंसान को फ़ायदा होता है। अल्लाह का ना कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा, इंसान के नुकसान और फ़ायदे के लिए अल्लाह ने बताया हलाल और हराम। तो जो चीज़ हराम हमारे पेट में चला जाता है, जो हम हाइजेनिक तरीके से नहीं खाते, अगर हलाल भी है और हाइजेनिक तरीके से नहीं खाते, उनको ये प्रॉब्लम होता है। जो हाइजेनिक तरीके से खाते हैं उनको अब कोरोना का प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे अंदर तो इतने सारे वायरस हैं, उसका असर हम पे क्या होगा, तो इसके बारे में ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की हिदायत फरमाएं, आप तमाम हज़ार। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, ख़ासतौर से वो सवाल आपने पूछा है कि जो लोगों के दिलों में है, मगर कुछ लोग पूछते नहीं हैं ये सवाल, ये सोचते नहीं है इस सवाल के बारे में। देखें, ये जो वायरस है ये बिल्कुल नया वायरस है। तो अगर आप ये समझते हैं कि चूँकि आपने बहुत सारे, आपके पास एक्सपोजर बहुत है और आपने बहुत सारे जगहों से चीज़ें खाई हुई हैं, आपने हर किस्म का पानी पिया है कि ये आपको वायरस नहीं लगेगा, वो बिल्कुल नहीं सच है। ये वायरस चूँकि बिल्कुल नया है, ये किसी भी इंसान को जो कि पहली मरतबा इससे एक्सपोज होगा वो डेफिनेटली इस वायरस से मुतासर डेफिनेटली हो सकता है। अब देखें, ये वायरस को यहाँ में लोगों को लग रहा है कि जनाब इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। अल्लाह का ये शुक्र है कि ये 80% से ज़्यादा लोगों में ये इतनी ज़्यादा बुरी बीमारी नहीं पैदा करता है, मगर देखिए 10-15% में काफ़ी सिग्निफिकेंट ये बीमारी होती है, उनको अस्पताल में रहना पड़ता है, और 5% कम अज़ कम में ये सीवियर इलनेस करता है। अब देखिए, हस्पताल में हम मरीज़ों को देख रहे हैं, मरीज़ बाकी हैं जो कि काफ़ी बुरी तरीके से बीमार हुए हैं, तो इसलिए इस वायरस से बचाव लाजमी है। ये बात लाजमी मैं समझाना चाहता हूँ कि इस वायरस से बचाव लाजमी है, क्योंकि इससे कुछ जो बीमार हो जाते हैं काफ़ी बुरी तरीके से भी बीमार हो सकते हैं। मैं डराना नहीं चाहता लोगों को। देखें, मोस्ट पेशेंट्स को बहुत हल्की सी बीमारी होगी, मगर जिनको बुरी बीमारी होगी उनसे उनकी हलाकत भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि देखें वेस्ट के ममालिक में कुछ लोग इस तरह खाने खा रहे हैं, शायद इसलिए उनकी इम्यूनिटी कम है। देखिए, मैं अभी काफ़ी साल अमेरिका में रह के वापस आया हूँ पाकिस्तान, और वहाँ पे मैं बहुत लोगों को जानता था जो कि समझ लें मुसलमानों से भी ज़्यादा परहेज़ी खाने, यानी कि बिल्कुल हलाल जो हम खाना खाते हैं इसी तरह के वो खाने खाते रहे। उन्होंने इस तरह के अल्कोहल वगैरह का भी हाथ भी नहीं लगाया होगा, मगर वो और बहुत मेहनत करते हैं, इम्यूनिटी करते हैं, रनिंग करते हैं, एकदम फिट हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी डॉक्टर साहब ये वाली बातें अक्सर जो है ना सोशल मीडिया पे हो रही होती है कि जनाब चाइना में जो है वो जो है चमगादड़ का सूप पीने से हो गया, ये इस चीज़ से हो गया। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए, ये बात है कि ये बैट से हो सकता है कि इंसानों में आए, और आई डोंट थिंक कि हम में से कोई बैट्स खाते हों, मगर ये है कि हमें इस वक्त जो है हम जो चीज़ें खाते हैं पाकिस्तान में, हम जो हलाल चीज़ें यूज़ करते हैं रमज़ान में, हमें वो डेफिनेटली चीज़ें खानी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो चीज़ें करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये इस बात को मेरे ख्याल से वी रियली कैंट मेक अ कंस्ट्रक्टिव क्लेम कि जनाब वहाँ पे कोई लोग पोर्क खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, इसलिए उनको हो गया। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत कम तादाद है, और अल्लाह का शुक्र है कि कब्रिस्तानों में भी कोई वैसी तादाद नहीं जैसे बाकी दुनिया के ममालिक में देखने को मिल रही है। मगर आप मुझे ये बताइए कि जापान ने बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया तो वहाँ पर कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो लोग थे उनकी तादाद कम हो गई, मगर जैसे ही उन्होंने स्कूल खोले और थोड़ी सी नरमी बरती तो फिर एकदम कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोगों के नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, आप बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखें, बात यह है कि चीज़ें जो है ना वो दलील और कैलकुलेशन से चलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका और यूरोप जो है ना वो हमारी तरह नहीं है कि आज कितने लोग मर गए, कितने हमारे दफन हो गए, कितने क्या हुआ, बल्कि अब तो वो स्टडी और रिसर्च पे पहुँचे हुए हैं कि ये हो गया, क्यों हुआ, किस तरह हुआ,
और हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखें ना, दुनिया में इस वक्त 195 मुल्क जो है वो कोरोना वायरस की बीमारी का शिकार हुए हैं और जो अप्रॉक्सीमेटली 34 लाख के करीब जो है लोग इसमें अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें से तकरीबन अमवात 2,40,000 के करीब हुई हैं। तो अगर आप देखें सिर्फ 12 मुल्क जिसमें स्पेन, यूके, ये यूरोप के, इसमें आपका ईरान, रशिया, चाइना को मिला लें तो ये अमवात कोरिया, जी बिल्कुल जी, तकरीबन ये जो है 26 लाख से ज़्यादा जो है अमवात तो ये हो जाती है और इनमें भी डेथ निकालें तो बहुत थोड़ी होती है। मैं मान लेता हूँ कि लॉकडाउन का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन ये देखें ना, हमारा जो 2.25 अरब का है, जिसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे ममालिक आ रहे हैं। यहाँ तो सच्ची बात यह है कि हमारे लोगों के पास एक वक्त को खाने को नहीं था, तो लॉकडाउन तो बहुत दूर की बात थी। इसी तरह आप देखें अफ्रीका की कंट्रीज़ में भी वही हुआ, और इसके बावजूद के सऊदी अरब वगैरह में और इसमें कुवैत में, इसका सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे वहाँ हुआ, वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ। लेकिन आप देखें कि लकीली हमारा जो ये 2.25 अरब के लोग हैं, जो 1/3 आबादी दुनिया की बनती है, यहाँ अभी भी मरने वालों। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हुई है अमेरिका में, डॉक्टर स्कॉट ने ना न्यूयॉर्क के अंदर की है। वो ये किया कि डॉक्टर स्कॉट ने एक एंटीबॉडी टेस्ट किया, जो आप पहले भी जिक्र कर रही थी, और उन्होंने ये किया कि जो रैंडम थी, जिनको कुछ नहीं था, उनके उठा के टेस्ट किए ब्लड में, तो पता चला कि अगर मॉर्टेलिटी रेट यानी 100 में से 7 मर रहे थे, तो उसके मुकाबले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें कोई सिम्टम्स भी नहीं आए, जिन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और वो उनके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो गई थी। तो पता चला कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो मॉर्टेलिटी रेट, जिसे हम 10-12% कैलकुलेट कर रहे हैं, उन्होंने निकाली, वो अप्रॉक्सीमेटली 2% पे आ गई। यही हम भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप एंटीबॉडी, मुझे आज पता चला है कि NIH ने उसकी भी इजाज़त दे दी, पहले दे नहीं रहे थे, कि एंटीबॉडी टेस्ट कराएं तो पता चलेगा। ये जो आप फिगर आप समझ रही हैं, आपके मुल्क में 18 या 20 हज़ार है इस वक्त मरीज़, मेरे हिसाब में ये हो सकता है 50,000 कोरोना से इन्फेक्ट हो गए हों। इनमें से 30,000 बंदे वो होंगे जिनको कुछ हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ, उन्होंने उसको लाइट सा समझा, और आज अगर अब उनकी एंटीबॉडी और इम्यूनो एस्से कराएँ तो उनके अंदर ये एंटीबॉडी निकल आएगी। जब आप मॉर्टेलिटी रेट इसको निकालेंगे पाकिस्तान की, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला 0.1 और 0.2% पे चली जाएगी। अच्छा, इसी तरह आप देखें फ़िगर बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कोई स्टडी करते हैं तो फ़िगर के बगैर गुफ्तगू नहीं हुआ करती। KPK को अगर आप निकाल दें, जिसमें हकीकतन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली 45% जो मरीज़ हैं और 45% डेथ हैं वो KPK में हो रही है, तो हमारे पाकिस्तान का ये 1.5 या 6% है। लेकिन अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट शुरू कर देंगे तो ये 0.1% पे आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुबशर ज़ैदी साहब ने की, बड़े एहतराम करता हूँ मैं इनका, मैं बड़ा सुनता हूँ, बड़ा इनको मेरे अच्छे उसमें से हैं, मैंने लाइक करता हूँ। आज हकीकत में जो 32 लोग फौत हुए हैं, देखें ना, स्टडी करनी चाहिए बेसिकली। ये 32 में से कोई 18-20 वो थे जो वेंटिलेटर के ऊपर, मतलब वेंटिलेटर की एक लाइफ है। जब आप किसी को वेंटिलेटर पे कोरोना के नमूनिया वाले मरीज़ को डालते हैं तो एक हाथ तक वो मरीज़ जो है ना सर्वाइव करता है। तो 18 से 20 तो वो मरीज़ थे। फिर इनमें से 32 में से आज ही ज़फ़र मिर्ज़ा जो इसके एडवाइज़र हैं हेल्थ के, उन्होंने बताया कि 85% वो लोग हैं 32 में से जो ऑलरेडी किसी और बीमारी की वजह से अस्पताल के अंदर किसी और वजह से दाखिल थे, कोरोना की वजह से दाखिल नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है उनको एक सुपर एडिड इन्फेक्शन हो गई थी। इसलिए ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें जो है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ इसलिए ना चाहिए कि देखें, ये जितनी हम सब बातें कर रहे हैं ना, नाराज़ नहीं होना मेरी बातों से आपने, जी बिल्कुल हम नहीं। सब वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। हम लोगों को फ़िक्र, ना आपको फ़िक्र है, ना मुझे फ़िक्र है, ना इनको फ़िक्र है। यकीन करें, जिस मुल्क में आबादी 7.5 से 8 करोड़ एक वक्त की रोटी खा रही है, आपको पता है तलाक़ों की रेशो बढ़ गई है, लोगों के पागलबंद और नफ्सियात के दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं, लोग एक दूसरे को मारना शुरू हो गए हैं। तो हमने इन एस्पेक्ट को भी देखना है, सिर्फ एक उसको नहीं देखना। क्योंकि कोरोना का तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि 100 में से पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला 1 से 2% मर रहे हैं। शुक्रिया। मुबशिर ज़ैदी साहब, मैं गुफ्तगू के तनाजुर में आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने कहा कि थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए लॉकडाउन के हवाले से, तो वो बिल्कुल बरतनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग उस नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। तो इस चीज़ को ये कैसे मेंटेन किया जा सकता है? इसी वजह से हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर बार बार इस चीज़ की आगाही दी जा रही है। आप इस हवाले में क्या कहेंगे? जी, मैं
बिल्कुल सही बात है। देखें बहुत ज़्यादा आवाम को कहा जा रहा है और जो सर्वेज आए भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आवाम भी उन चीज़ों को समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जहाँ मसला आता है वहाँ जब लीडरशिप आपकी जो है वो श्योर ना हो उन चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि शुरू में घबराना नहीं है और कुछ नहीं होगा और वो सारी चीज़ें जो है ऐसे ही हैं, हम देख लेंगे कर लेंगे, मगर ये चीज़ नहीं हुई। फिर आपको लॉकडाउन करना पड़ा, वर्चुअली 80% लॉकडाउन हो गए आपका मुल्क। उसके बाद तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग मेरे ख्याल में सिग्नल्स आए हुकूमत की तरफ से, उसने लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज किया बजाय इसके कि ओवरऑल लोग जो देख रहे थे, जाहिर है ज़राए इब्लाग तो हर आदमी के पास पूरी दुनिया के उसके सामने है ना, तो वो देख रहे हैं कि बाकी मुल्कों में भी क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो सी थी हमारी वफाकी हुकूमत की या बाकी हुकूमतों की भी, वो उसमें एक हमें इत्तेफाक नज़र नहीं आया। मसलन सिंध गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, वफाकी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। सिंध गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो बाकी सूबाई हुकूमतें उसको फॉलो कर रही हैं, वफाकी हुकूमत उसकी मुखालफत कर रही है। ये वक्त ऐसा नहीं था कि हम इस पे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते या एक दूसरे को पर इल्ज़ाम तराशी करते। इसी चीज़ ने अवाम को कन्फ्यूज़ किया। जब आपके वज़ीर आज़म आकर के कहेंगे घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो लोग फिर उस चीज़ को इजी लेंगे। लोग कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, हमारा वज़ीर आज़म कह रहा है कि कुछ नहीं होगा तो लिहाजा हम जाएं बाहर और कुछ भी नहीं होगा। रही सही कसर जो है और चीज़ों ने, ये सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें आनी शुरू हो गई कि आप ये कलौंजी खा लें जो ठीक हो जाएगा, आप ज़ीरा खा लें जो ठीक हो जाएगा, या अदरक खा लें या लीमू चाट लें तो ठीक हो जाएगा। ये टोटके भी रोटेट होना शुरू हो गए। जो नीम हकीम थे या तबीब थे वो बीच में आ गए, उन्होंने नए नए तरीके बताने शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल में जैसे आगा खान के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए, और पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि ये एक नया वायरस है, किसी को नहीं पता कि इसके ऊपर जो है इसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करना है। बिल्कुल मैं जमाल नासिर साहब की बात से एग्री करता हूँ, बहुत सी रिसर्च हो रही हैं, लेकिन सर अभी क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ फाइटिंग द वायरस, तो ये रिसर्चेस तो बाद में भी होती रहेंगी, बाद में भी चीज़ों को वो होगा। अभी हमने इस वायरस को रोकना है, बहुत सी चीज़ें, और यही चीज़ हमें आवाम को भी समझानी है कि जनाब आप रमज़ान है, वैसे ही आप लोग रमज़ान में बेशतर रमज़ान घर में ही गुजारते थे, अभी भी घर में गुजारिए, ज़्यादा बाहर ना निकलें। बाहर निकलें तो आप अकेले निकलें, फैमिली के साथ ना निकलें। मास्क पहनें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मास्क है कि आप मास्क पहन के निकलें। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि आपने किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ऐसी दुकान में ना जाएं जहां बहुत रश हो, थोड़ा पीछे होकर के खड़े हो जाएं, एक फासला मेंटेन करें। लोगों को भी इस बात की समझ है। मुझे ये लगता है कि हमारे जो सियासतदानों ने एक दूसरे से झगड़ना जब शुरू किया या इख्तिलाफ राय शुरू किया, उसने फिर एक तकसीम पैदा की लोगों के अंदर कि लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सही कह रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही, लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं कि किस बात को मानें और किस बात से इख्तलाफ करें। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।